नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। ये घटना अपराध की हालिया है, यानी अभी हाल की है, नज़दीक की है। जिला है प्रयागराज और थाना है घूरपुर। 20 मार्च को सुबह करीब 10 बजे थानाध्यक्ष घूरपुर धीरेन्द्र सिंह को ये सूचना मिली कि सुजावन देव मंदिर के पास भीटा की पहाड़ियों में जो पत्थरों के खदान हैं उसमें भरे हुए पानी में एक लाश तैर रही है। थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे, लाश को बाहर निकाला गया। पत्थर के तमाम वहाँ खदान हैं, चट्टानें हैं, उन पर रखा गया। आसपास के लोगों को बताया गया। ये माना गया कि हो सकता है ये लड़का आसपास का हो, तो लोग आकर पहचान लेंगे। सुजावन देव मंदिर ये प्रयागराज से रीवा की तरफ यानी चित्रकूट की तरफ जाने वाली रोड पर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, जो बहुत ही मशहूर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, एग्रीकल्चर के लिए आज़ादी के पहले का है, ब्रिटिश पीरियड का है। उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो घूरपुर एक थाना पड़ेगा, मेन रोड पर बाएं हाथ की तरफ। उसके ठीक सामने से एक रोड दाहिने जाती है, जहाँ पर यमुना नदी के बीच में एक टीला बना हुआ है, पत्थरों का टीला है। उस टीले के ऊपर ये सुजावन देव का मंदिर है। बड़ा मेला यहाँ लगता है और वहाँ आसपास एक कहावत है कि पीछे यानी वहाँ से कोई 100-150 किलोमीटर पीछे यमुना में अगर कोई भी लाश बहेगी या बहाई जाएगी या फेंकी जाएगी तो वो सुजावन देव पर ही आकर रुकेगी, यानी वो जो टीला है उसके किनारे जरूर लगेगी। ऐसी वहाँ पर मान्यता है, ऐसी वहाँ पर कहावत है, क्योंकि वहाँ से 15-16 किलोमीटर दूर पर ही मेरा जन्म स्थान है, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। भीटा की पहाड़ियों में जो लाश, जो शव मिला, उसको रखा गया सामने। बहुत से गांव के और आसपास के लोग, आने जाने वाले लोग, उन लोगों ने रुक कर देखा, लेकिन शव की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस के पास शव की फोटोग्राफ, शव पर जो कपड़े हैं वो, उसके सिवा आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। जो एसओपी होती है किसी अज्ञात शव के बारे में, पुलिस ने सारी एसओपी का पालन किया। उस इलाके के रहने वाले लोगों से, प्रधानों से, थानाध्यक्ष के व्यक्तिगत संपर्क वाले लोगों से, बीट के सिपाहियों के संपर्क वाले लोगों से सबसे पूछताछ की गई, लेकिन कोई भी इस उम्र, कद या काठी का व्यक्ति कहीं भी गुमशुदा नहीं पाया गया। पंफलेट छपवाए गए, सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर इसे चस्पा किया गया, जैसे होटल, ढाबा, मंदिर, पेट्रोल पंप, स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट और टोल प्लाजा। कभी कभी अपने गुमशुदा को या अपने यहाँ से गायब हुए व्यक्ति या लड़के की तलाश में लोग जाते हैं तो टोल प्लाजा पर जरूर रुकते हैं। उनके कर्मचारियों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि साहब इस हुलिया का आदमी यहाँ किसी वाहन से पास तो नहीं हुआ। हालांकि बहुत मुश्किल होता है टोल प्लाजा के कर्मचारियों के लिए ये बता पाना कि इस हुलिया, जब तक कि कोई बहुत स्पेसिफिक हुलिया ना हो, जब तक कि कोई बहुत स्पेसिफिक कपड़े न पहना हो जिस पर आदमी की अपने आप जिस पर नज़र पड़ जाए, ये बताना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन परेशान आदमी सब जगह पूछताछ करता है, इसीलिए टोल प्लाजा पर भी
आजकल गुमशुदा व्यक्तियों की या ऐसे पुरस्कृत अपराधियों की, उनकी भी फ़ोटो चस्पा की जाती है ताकि नज़र पड़ने पर जो कर्मचारी हैं वो उनकी जानकारी कर सकें, पास के थाने को बता सकें। जिले के सभी थानों को कंट्रोल रूम के माध्यम से बताया गया कि कहीं कोई गुमशुदगी तो नहीं दर्ज है। मृतक की उम्र पंचायतनामा में जो बताई गई या पंचों की राय से जो बताई गई वो 18 से 20 साल के बीच में थी। न्यूज़पेपर्स में सारे हिंदी के और जो स्थानीय बहुत से अखबार छपते हैं 2-2 पन्ने के, उन सब में इस अज्ञात शव की फोटो भी छपवाई गई। डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। डॉग स्क्वाड भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सका, थोड़ा बहुत इधर उधर जाकर, फिर चूंकि मेन रोड पास में है, मेन रोड पर डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां चलती हैं जो किसी भी स्मेल को ओवर पावर कर देती हैं, इसीलिए स्नाइपर डॉग्स उसके आगे बढ़ नहीं पाते हैं। ग्राम प्रधानों का एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप है। थानाध्यक्ष ने ग्राम प्रधानों के व्हाट्सएप ग्रुप पर ये फ़ोटो सर्कुलेट कराई कि सभी ग्राम प्रधान जो उस थाना क्षेत्र के हैं या दूसरे भी थाना क्षेत्र के हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में इस फोटो को दिखाकर ये कोशिश करें कि क्या कोई ऐसा लड़का, ऐसा व्यक्ति उनके यहाँ से गायब या गुमशुदा तो नहीं है। DCRB में एक त्रिनेत्र ऐप पिछले 4 सालों से त्रिनेत्र ऐप जो वांटेड क्रिमिनल्स के लिए बनाया गया है, जिसे तीसरी आंख कहा जाता है, उसके माध्यम से फेशियल सर्च भी कराया गया, लेकिन इससे मिलता जुलता कोई चेहरा नहीं मिला। DCRB, NCRB वहाँ मिसिंग एंड डेड बॉडी सर्च, ये दोनों ही आप मिसिंग या डेड बॉडी की डिटेल्स के साथ सर्च अगर करेंगे वेबसाइट पे जाके, तो जो कुछ भी आसपास का मिलता जुलता सजेशन होगा वो दोनों वेबसाइट पर आ जाएगा, लेकिन इससे भी कोई फ़ायदा नहीं मिला। 2 यंग ऑफिसर्स, यंग IPS ऑफिसर्स जिनके क्षेत्र की ये घटना थी, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। SP यमुना पार जो 17 बैच के 2017 बैच के IPS अफसर हैं, सौरभ दीक्षित, जो यमुना पार के SP हैं, SP यमुना पार उनका पद नाम है। दूसरा एक नए ASP हैं 19 बैच के चिराग जैन, और थानाध्यक्ष घूरपुर धीरेन्द्र सिंह। इन तीनों लोगों ने इसको एक चैलेंज की तरह लिया कि कैसे इसकी शिनाख्त कराई जाए कि आखिरकार ये मरने वाला व्यक्ति कौन है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीत रहे थे सबकी परेशानी बढ़ रही थी। वैसे तो सामान्य रूप से पुलिस में अगर कोई पूछने वाला नहीं है तो ये मान लिया जाता है कि ये ओपन एंड शट केस है, ख़त्म करिए इसको। जब कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई पैरवी करने वाला नहीं है, किसी ने इसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश नहीं की, कहीं अखबारों में नहीं निकला, तो फिर इसको ख़त्म करिए, कुछ देर तक ऐसे ही चलाते रहिए, फिर फाइनल रिपोर्ट लगाकर ख़त्म कर दीजिए। पर इन दोनों यंग ऑफिसर्स ने, सौरभ दीक्षित, चिराग जैन और घूरपुर का थानाध्यक्ष, बहुत ही इफेक्टिव थानाध्यक्ष, क्योंकि वो जो मेरा थाना है उससे बिल्कुल सटा हुआ थाना है, आने जाने का रास्ता भी हमारा वहीं है। अभी जब मैं अपने पेपर्स देने गया था तो घूरपुर के SO के बारे में अच्छी बातें वहाँ आसपास के लोगों ने बताई थी। बहरहाल ये तीनों अधिकारियों ने इसको चैलेंज की तरह लिया। जितनी भी कोशिश, एक UP कॉप ऐप है, उसमें सारे मिसिंग्स, जितनी गुमशुदगियाँ हैं वो रिपोर्ट की जाती हैं। जैसे जैसे ये ज़माना आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, पुलिस में भी इसके बड़े फ़ायदे हुए हैं।
बहुत ढेर सारे ऐप समय समय पर कुछ अधिकारियों ने, कुछ हमारे कंप्यूटर सेंटर लखनऊ ने बनाकर और इसे बताया है पुलिस वालों को, जो सब इंस्पेक्टर और उससे नीचे के अधिकारियों को, सब इंस्पेक्टर और उससे ऊपर के भी अधिकारियों को इसको डाउनलोड करके इसकी सारी एंट्रीज अपडेट रखी जाएं। उस पर भी मिसिंग में सर्च किया गया, लेकिन इस हुलिया से मिलने जुलने वाले किसी भी व्यक्ति की गुमशुदगी के बारे में कोई सूचना नहीं मिली। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए गए, लेकिन कहीं से इसके आने की, वहाँ तक पहुँचने की और वहाँ इसकी हत्या करके लाश वहीं फेंके जाने की या कहीं और से मारकर फेंके जाने के कोई सबूत नहीं मिले। इन सब के बावजूद इन यंग ऑफिसर्स ने हार नहीं मानी। अब एक रास्ता बचता था, उसने एक टी शर्ट पहन रखी थी। टी शर्ट पर भंडारी सर्किल लिखा हुआ था, कुछ औजार बने हुए थे, जैसे रिंच है, पेचकस है, इस तरह के छोटे मोटे औजार बने थे। ये महाराष्ट्र में, मुंबई या गुजरात में बहुत ढेर सारी ऐसी कंपनियां जो मरम्मत का काम, छोटी मोटी इंजीनियरिंग का काम, उनके जो ग्रुप्स बने हैं वो अपने ग्रुप्स में इस तरह के टी शर्ट्स बांटा करते हैं, ताकि उनको पता हो, जिनके यहाँ वो सर्विस देने जा रहे हैं, कि ये किसके यहाँ का कर्मचारी है और किस ग्रुप का है। आजकल आप जानते हैं सब चीज़ें ऑनलाइन उपलब्ध हैं। भंडारी सर्किल पर अगर किसी ने रिक्वेस्ट की है पंखे की मरम्मत के लिए, तो वो व्यक्ति उस टी शर्ट को या अपने आई कार्ड को लेकर वहाँ जाएगा, तभी उसकी एंट्री वहाँ पर होगी। भंडारी सर्किल कंपनी का लोगो उस टी शर्ट पर बना हुआ था। उसको गूगल पे सर्च किया गया, उसमें बहुत ढेर सारे लिंक्स आने लगे, लेकिन इस टी शर्ट की पहचान नहीं हो पाई। बार बार ये नागालैंड इसकी लोकेशन इस कंपनी की बताई जाती रही। इसके बाद गूगल लेंस की मदद से टी शर्ट के फोटो को स्कैन कराकर मैच कराया गया, तो उसमें कुछ सजेशंस आए। आप भी अगर गूगल लेंस में कोई फ़ोटो मैच कराने के लिए, वैसे तो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स भी हैं फ़ोटो मैच करने के, लेकिन अगर गूगल लेंस में आप फ़ोटो स्कैन करके डालेंगे तो वो कुछ सजेशंस आपको देगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। उसमें सजेशन में कुछ जगहों के नाम, कुछ कंपनियों के नाम आए, जिसमें नागालैंड की, झारखंड की और अन्य जगहों की कुछ कंपनीज थीं। एक कंपनी मुंबई की भी थी। इन यंग ऑफिसर्स ने इंटरनेट पर उपलब्ध इस जानकारी के दिए गए टेलीफोन नंबरों पर बात की, उन्हें टी शर्ट की फोटोग्राफ भेजी। एक एक करके सब ने इनकार कर दिया कि हमारे यहाँ की ये टी शर्ट, हमारे यहाँ के किसी कर्मचारी की ये टी शर्ट नहीं है। लेकिन मुंबई की एक कंपनी ने ये पहचान लिया कि साहब ये हमारे यहाँ की टी शर्ट है। हमारे यहाँ के कर्मचारियों को ये टी शर्ट, जब वो कोई प्रॉब्लम अटेंड करने जाते हैं, कस्टमर सर्विस के लिए जाते हैं, तो वो ये टी शर्ट उनको टी शर्ट वो पहन के ही जाते हैं। कंपनी उनको ये टी शर्ट प्रोवाइड करती है। उस कंपनी के मालिक को टी शर्ट और मृतक की फ़ोटो व्हाट्सएप की गई कि आप अपने कर्मचारियों के डाटा बैंक से चेक कराकर ये बताएं कि ये कौन हो सकता है। अब सारा ध्यान इसी पर केंद्रित करना था। ये बात तय हो गई कि ये टी शर्ट पहनने वाला मुंबई की इस कंपनी में या तो काम करता है, या इसके घर का कोई काम करता है, या यहाँ से कोई गया हो अपने रिश्तेदार के यहाँ, उनसे ये टी शर्ट लाया हो। लेकिन केंद्र में
वो कंपनी मुंबई की वही है। ये कहना मुश्किल था कि आदमी वहाँ से आया, कि यहाँ से कोई आदमी गया वो पहन के आया और ये यहाँ पर लोकल कहीं का रहने वाला है। बहरहाल उस मालिक से सभी एम्प्लॉयज़ की डिटेल मंगाई गई। आपके यहाँ जो एम्प्लॉयज़ इस तरह की टी शर्ट पहनकर कॉल्स पर अटेंड करने के लिए जाते हैं, उनकी सूची भेजिए। उनसे टेलीफोन नंबर जो उस मालिक ने उपलब्ध कराया तो उनसे पूछताछ की गई, फिर भी कोई पहचान नहीं हो पाई। फिर अलग अलग उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ को बताया गया कि एक बार आप ऐसा भी करके देख लें कि हो सकता है किसी ने कुछ दिन तक आपके यहाँ काम किया हो फिर छोड़ दिया हो, और अगर आपके साथ का है तो एक बार उनके घरों पर भी फ़ोन करके पता कर लें कि क्या कोई किसी के घर का कोई लड़का जो कभी यहाँ काम कर चुका हो गायब तो नहीं है। फिर थोड़ा सा जिसको कहते हैं रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं देखकर मालिक से इन अधिकारियों ने, दोनों अधिकारियों ने सख्ती से बात की कि ये किसी की जान का सवाल है, एक व्यक्ति की जान गई है, टी शर्ट आपकी कंपनी की, आपसे कोई सवाल या आपसे कोई जानकारी मांगी जा रही है, आप अपेक्षित सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आप आसपास के जिन थाना क्षेत्रों से लोग आपके यहाँ काम करने आते हैं वहाँ पता करिए, हो सकता है किसी की मिसिंग लिखाई गई हो, किसी की गुमशुदगी लिखाई गई हो। इतना दबाव पड़ने पर मालिक ने अपने कुछ, इस कंपनी के मालिक ने अपने कुछ एम्प्लॉइज़ को आसपास के थानों में जाकर पता करने को कहा और पता लग गया। पता लगा कि खेड़ा थाने में जो रत्नागिरी जिले में था, वहाँ एक लड़के कृष्णा मोरे की मिसिंग रिपोर्ट 23 मार्च को लिखाई गई है। और ये बात जब सौरभ दीक्षित और चिराग जैन को पता लगी तो उन्होंने फौरन सीधे उस परिवार से बात की, थाने के माध्यम से उस परिवार से बात की, कृष्णा मोरे का मोबाइल नंबर लिया, उनके घर वालों का मोबाइल नंबर लिया। मोबाइल नंबर लेते ही सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर होने लगी। पहली बात कि उसकी अंतिम लोकेशन 20 मार्च को प्रयागराज में अंकित थी उसके मोबाइल फ़ोन के। छिमकी रेलवे स्टेशन पर वो ट्रेन से उतरा था। उसके बाद वो जिनके घर की तरफ गया था उनका भी पता धीरे धीरे करके लग गया। कृष्णा मोरे, जिसके पिता का नाम गजानन नारायण मोरे था और वो रत्नागिरी के खेड़ थाना के जामुई मनवलवाड़ी गांव के रहने वाले थे। गजानन खेती करते थे और उनके बड़े भाई महोदय नारायण मोरे के पास कृष्णा मोरे नौकरी के सिलसिले में गया था, लेकिन उसे नौकरी मिलने के लिए या नौकरी पाने के लिए कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ी। इसी बीच 18 मार्च को वो घर से गायब हो गया। जब ये लोकेशंस ढूंढ रहे थे उसी समय इसकी लोकेशन होलागढ़ गंगा पार में है, सांगीपुर के ब्रिज कुमार उर्फ शुभम मिश्रा के घर के आसपास मिली। वहां लोगों से पूछा गया कि मुंबई में यहां किसकी किसकी रिश्तेदारी है, तो बात धीरे धीरे खुलती चली गई कि ब्रिज कुमार की शादी संजना उर्फ छोटी उर्फ पूजा निवासी लालापुर उससे हुई थी और उससे एक बच्चा भी है। और संजना की माँ, संजना के पिता की मृत्यु के बाद माँ ने दूसरी शादी पालघर
महाराष्ट्र में कर ली थी। ये भी सूचना वहाँ गांव से मिल गई। ये भी बताया गया कि संजना की अपने पति ब्रिज कुमार उर्फ शुभम मिश्रा इससे हुई थी और इन लोगों में आपस में मतभेद था। कुछ दिन पहले ही यानी 15 मार्च को वो अपने पति से झगड़ा करके अपनी मां के पास महाराष्ट्र में पालघर चली गई थी। जब मृतक कृष्णा मोरे के कॉल की डिटेल्स को एनालाइज किया गया तो ये बात भी तय हो गई कि इस मृतक की बातचीत संजना से हुआ करती थी। संजना की लोकेशन जब होलागढ़ में उसके ससुराल में थी तब भी उससे बात होती थी और उसके पहले भी बातचीत हुआ करती थी। इसको थाने पर लाया गया, ब्रिज कुमार उर्फ शुभम मिश्रा को। थोड़ी आवभगत की गई। थानाध्यक्ष भूलपुर ने श्रेणीबद्ध पूछताछ भी की। धीरेन्द्र सिंह ने बहुत ज़्यादा देर तक ये टिक नहीं सका। उसने बताया कि मेरी शादी संजना से अभी 2 साल पहले या 3 साल पहले हुई थी। मेरी सास ने बाद में, मेरे ससुर का जब देहांत हो गया उसके बाद दूसरी शादी कर ली, जो पालघर में, महाराष्ट्र के पालघर में काम करने वाला व्यक्ति था। रहने वाले वहीं आसपास के थे, पालघर में काम करते थे। तो जब कभी भी ये नाराज़ होती थी, लड़ाई करती थी, झगड़ा करती थी और कभी कभी जानबूझ के अपनी माँ के पास पालघर चली जाया करती थी। 15 मार्च को जब ये झगड़ा करके जाने लगी तो मैंने इसका मोबाइल फ़ोन छीन लिया। पहले वो गुस्से में थी, बाद में मिन्नत करने लगी, लेकिन मोबाइल फ़ोन मैंने नहीं दिया क्योंकि मुझे शक था कि इसकी किसी और से बातचीत हो रही है। इसके व्यवहार और इसके स्वभाव में अचानक परिवर्तन आ गया है। जब वो पालघर के लिए चली गई, मैं उसके मोबाइल फ़ोन से तमाम तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ये जानने की कोशिश करता रहा कि किससे किससे इसकी बात हुई है या किससे किससे इसकी बात ज़्यादा होती है। किसी दूसरे से मैं ये बात शेयर नहीं कर सकता था क्योंकि इससे मेरी या मेरे घर वालों की बदनामी होती। मैं खुद ही उसमें लगा हुआ रहता था। मैंने एक फ़ोन नंबर उसमें से निकाल कर रखा था और इसके जाने के दूसरे ही दिन उसका फ़ोन आ गया। फ़ोन पर उसने संजना के बारे में पूछा कि संजना से बात करा दो। ब्रिज कुमार ने कहा कि मैंने उसको बताया कि मैं संजना का पति बोल रहा हूं। तुम कौन बोल रहे हो? उसने बताया कि मैं कृष्णा मोरे बोल रहा हूं। तुम्हारी इससे कहाँ मुलाकात हुई? क्योंकि वो तो इसी बात को ढूंढ रहा था, सर्च कर रहा था, जानने का प्रयास कर रहा था, इसलिए उसने बहुत पुचकार के जिसे कहते हैं उससे पूछना शुरू किया। उसने बताया कि पालघाट में संजना की माँ जहाँ रहती है उसी के पड़ोस में मेरे बड़े भाई भी रहते हैं जिनके यहाँ मैं नौकरी की तलाश में गया था और वहीं मेरी संजना से मुलाकात हुई थी। ब्रज कुमार ने पूछा कि तुम चाहते क्या हो? कृष्णा मोरे ने कहा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूं। ब्रज कुमार ने कहा कि अच्छा ठीक है, बिल्कुल मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा। तुम यहां आ जाओ। मेरे सामने अगर संजना ये कह देगी कि वो तुमसे शादी करने को तैयार है तो मैं यहीं तुम्हारी गाजे बाजे से शादी कराऊंगा
और तुम उसे अपने साथ ले जाना महाराष्ट्र रत्नागिरी, जहाँ के तुम रहने वाले हो। इतनी बात सुनते ही उसने कहा कि बिल्कुल मैं आ रहा हूँ, और 18 तारीख को वो ट्रेन से निकल पड़ा। ब्रजकुमार ने कहा कि मैं और मेरा मामा सतीश पाठक, जो परसरा 12 थाने में परसरा एक गांव है, वहाँ का रहने वाला था, मैंने उसको ये बात बताई कि अब इससे बड़ी बेइज्जती कुछ नहीं हो सकती। वो इससे शादी करने के लिए हमारे ही घर में आ रहा है। मामा और मैंने ये तय किया कि इसे घर तक नहीं पहुंचने देंगे। ये लोग सीडीओ चौकी, जो सेंट्रल छिवकी जिसे कहते हैं, जो सेंट्रल डिपो है आर्म्स का, आर्मी के आर्म्स का, छिवकी रेलवे स्टेशन भी है नैनी के पास। इन लोगों ने उसको बताया कि छिवकी रेलवे स्टेशन पे तुम अगर उतरोगे तो यहाँ से बहुत पास हमारा घर है, और वहीं हम तुमको संजना से आमना सामना करा देंगे। अगर उसने कह दिया कि वो तुमसे शादी करेगी, मैं फ़ौरन पंडित का इंतज़ाम करके और तुरंत तुम्हारी शादी करा दूंगा, तुम उसको लेके चले जाना। कृष्णा मोरे को इन लोगों ने छिवकी रेलवे स्टेशन पर उतार लिया, एक मोटरसाइकिल में बिठा लिया। वहां से रेलवे लाइन के किनारे वाले रास्ते से ये सुजावन महादेव के पास पहुंचे। वहां पर दोनों ने मिलकर पहले उसे पहाड़ी की तरफ ले गए कि इधर से रास्ता है गांव जाने का, उधर से रास्ता है गांव जाने का। जैसे ही मुख्य मार्ग से थोड़ा दूर हुए, वैसे ही उसको गिरा लिया, अपने अंगोछे से उसका गला भी दबा दिया और पत्थर से सिर पर प्रहार भी किया। उसका पर्स, लॉकेट, घड़ी और बाकी कोई पहचान का सामान जो उसके पास था, वो लेकर वहां से चंपत हो गए। उसकी इस बात को कंफर्म करने के लिए छिवकी रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी की फुटेज निकाली गई। सीसीटीवी फुटेज में कृष्णा मोरे और उसके साथ ब्रजकुमार और उसका मामा सतीश पाठक भी मिल गए। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अब तक की पूरी पर्याप्त थी। कृष्णा मोरे का उसी रेलवे स्टेशन के टावर पर होना, सतीश पाठक और ब्रजकुमार का उसी टावर पर होना, तीनों के मोबाइल का एक साथ भीटा के उन पहाड़ी खदानों के बीच में जाना, सुजावन देव मंदिर के इर्द गिर्द इनकी लोकेशन का होना, मोबाइल फ़ोन से इन दोनों की आपस में बातचीत का होना, इतने एविडेंस के बाद 27 मार्च को एसपी यमुना पार सौरभ दीक्षित ने प्रयागराज की पुलिस लाइन पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो 28 यानी आज के अखबारों में छपी, जिसमें इस अज्ञात हत्याकांड, जिसे ब्लाइंड मर्डर भी कहते हैं, सबसे कठिन होता है ब्लाइंड मर्डर को खोलना, और एक टी शर्ट के सहारे वो मुलजिमों तक पहुंचना, और फिर सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का जो साक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं, उन सब का परीक्षण करने के बाद दोनों का उस अपराध में शामिल होना सही पाया गया। इन दोनों को कल यानी 27 तारीख को जेल भेज दिया गया। आज की घटना में एक बार फिर प्रेम में अंधा एक व्यक्ति अपनी नादानी से, ये उसकी नादानी ही थी, अपनी जान गंवा बैठा। जब संजना के पति ने उसका मोबाइल उठाया
तभी कृष्णा मोरे को सतर्क हो जाना चाहिए था। पर पति ने उससे बहला फुसला कर पूछा कि क्यों, क्या बात है, क्यों बात करते हो, क्यों बात करना चाहते हो। उसने उससे शादी की बात कर दी। अब कोई भी पति अपनी पत्नी से शादी की बात किसी दूसरे से कैसे बर्दाश्त कर सकता है, भले उसकी पत्नी से उसके संबंध अच्छे ना हों। यही बात पत्नी पर भी लागू होती है। यानी कोई भी पत्नी अपने पति की शादी किसी दूसरी महिला या लड़की से सुनने पर, कहने पर, जानकारी होने पर कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे पति पत्नी के बीच संबंध कितने भी कड़वे हों, कितने भी खराब हों। इसीलिए मुझे कृष्णा मोरे पर दया आती है कि संजना के पति ने उसको बुलाया और कहा कि आ जाओ, अगर संजना कह देगी तो मैं उससे शादी करा के तुम्हारे साथ विदा कर दूंगा। ये कृष्णा मोरे का भोलापन कह लें, या पागलपन कह दें, या दीवानगी कह दें, या अति विश्वास करके उसने ये सोचा, कृष्णा मोरे ने, ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है और जैसा कह रहा है वैसा ही करेगा और वो कभी मना नहीं करेगी, मैं शादी करके उसे ले आऊँगा। इसलिए उस पर दया आती है कि ऐसा आज की तारीख में, इस उम्र में, 18-19 साल की उम्र में कौन इस तरह की बात मान लेगा या उस पर यकीन करेगा। क्योंकि इतना आत्मघाती पागलपन या दीवानगी ये बहुत रेयर है, पर ऐसा हुआ और कृष्णा मोरे को जान से हाथ धोना पड़ा। मैं किस्सा कोई परिवार से यही आग्रह करूंगा कि उनके आसपास भी अगर उनकी जानकारी में ऐसे जटिल रिश्तों की बात इतनी आसानी और सरलता से की जाए तो हर हाल में सावधान हो जाएं, क्योंकि इस सरलता से इस तरह की असाधारण बात साधारण बहुत ही क्लिष्ट रिश्तों में, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिश्तों में अगर हो रही है तो किसी न किसी स्टेप पर धोखा जरूर हो जाएगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। और अंत में इन दोनों यंग आईपीएस अफसर्स को उनके जज्बे के लिए मैं उनका किस्सा गोई परिवार की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। नौकरी की शुरुआत में उनमें किसी चीज़ का पीछा पकड़ने की या पीछा करने का अगर जुनून है तो निश्चित रूप से वो नौकरी के आगे आने वाली सीढ़ियों पर अच्छी तरह से ऊपर जाएंगे, बहुत ऊपर जाएंगे, अपना और यूपी पुलिस का नाम रोशन करेंगे। एक बार फिर से बहुत साधुवाद इन दोनों यंग ऑफिसर्स को, सौरभ दीक्षित को और चिराग जैन को, धीरेन्द्र सिंह को भी, क्योंकि उसने जो बर्ताव एक इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को, जो व्यवहार एक इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को, जो कार्रवाई एक इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को, और जो गिद्ध दृष्टि एक इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को रखनी चाहिए, उसका पूरा का पूरा उसका सम्मान किया और इस जटिल क्राइम को, इस ब्लाइंड मर्डर को खोल दिया। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।